गुड आफ्टरनून सत्यांशु। कैसे हो बेटा? आज नए मेहमान ज्वाइन किए हमारे साथ, रवि वर्मा। हाँ रवि बेटा, आप कैसे हो? आप मुझे टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हो। बेटा मैं ठीक हूँ। हाँ, रवि बेटा, पता नहीं आपको चलाना। वेरी गुड। मुझे लगा चलाना आता है कि नहीं हमारा ऐप। बहुत बढ़िया। बस 5 मिनट हम वेट करेंगे, देखते हैं कोई और ज्वाइन करेगा कि नहीं। और देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है ना? तो कल वाली क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट ही किया था। और कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या हमने पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आज हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। और कल हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। और हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। और हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उससे आगे हमको आज कहानी को बढ़ाना है। हेलो दिव्या बेटा, कैसे हो? बेटा ऑफलाइन बैच स्टार्ट तब होगा ना जब गवर्नमेंट इजाजत देगी। जल्दी होगा। गवर्नमेंट जल्दी इजाजत देगी, 25 तारीख से आई गेस। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ जी बेटा, मैंने सुना है कि 25 तारीख को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, शायद खुल जाएगा। हाँ दिव्या, कौन से टारगेट वाले? अरे टारगेट वाले हो, 12th वाले हो, आपको उससे क्या लेना देना? आप ये देखो ना पढ़ाया क्या जा रहा है ना? अगर आपको समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। टारगेट हो 12th हो, एक ही बात है। देखिए, अगर टारगेट वाला बैच होगा, टारगेट वाले बैच भी क्या पढ़ाएंगे? 11th पोर्शन, 12th पोर्शन, वही पढ़ाएंगे ना। तो बस बढ़िया है। आप देखिए पढ़ाया क्या जा रहा है, आप उसको मत सोचिए कि कौन सा बैच है ना? फिलहाल आप मुझे ये बताइए, दिव्या बेटा, आपके सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है कि नहीं? है ना? आपके सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ, ओ ऑलमोस्ट डन, मतलब आपने कर लिया ये चैप्टर। बहुत बढ़िया है। तो आपका तो रिवीजन हो ही रहा है ना? बस फिर क्या टेंशन है। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ज्यादा लेट नहीं हुए हो बेटा, मैं वेट ही कर रहा था सबका। कल वाली क्लास में हमने
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था और हमने कल वाली क्लास में 3 लॉज बताए। क्या क्या लॉ था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स और हमने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज वाली क्लास में हम सीखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, अगर आपका क्लास मिस भी हो गया, किसी वजह से क्लास मिस हो गया, तो हमारे ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड भी होते हैं और आप इन लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। अथॉरिटीज को बोल के कि हमको उस दिन का लेक्चर चाहिए, वो आपको दे देंगे, राइट? ये भी आपके लिए हमने प्लस पॉइंट रखा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस इज दैट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट डन बाय मेंडल। मेंडल का किया हुआ ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यस, जिसमें मेंडल ने एक ही बार में 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, इन विच इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर, in which inheritance of 2 pairs of contrasting characters in which inheritance of 2 pairs of contrasting characters is considered। ऐसा क्रॉस जिसमें एनालिसिस किया मेंडल ने, स्टडी किया एक ही बार में साइमल्टेनियसली 2 कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं, ऐसे क्रॉस को बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, कंसिडर अ टॉल पी प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो टॉल था, टॉल पी प्लांट विथ, चलिए मान लेते हैं राउंडेड सीड्स, टॉल पी प्लांट जिसके पास राउंड सीड्स हैं। आप देखिए बेटा, इसके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक टॉल, टॉल मतलब प्लांट हाइट वाला कैरेक्टर, एंड दूसरा राउंड सीड्स मतलब सीड शेप वाला कैरेक्टर। तो 2 कैरेक्टर्स को एक साथ इनहेरिट कैसे किया जा सकता है, 2 कैरेक्टर्स एक साथ इनहेरिट कैसे हो सकते हैं, इस क्रॉस को मेंडल ने बोला डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया विद ए टॉल का कॉन्ट्रास्ट क्या है? ड्वार्फ। ड्वार्फ प्लांट विद राउंड सीड का कॉन्ट्रास्ट क्या है? रिंकल्ड सीड। आप कोई भी 2 कैरेक्टर्स ले सकते हो बेटा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर टॉल और राउंड लिया, ड्वार्फ और रिंकल्ड लिया। आप कोई भी 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से कोई भी 2 पेयर ले सकते हो, ठीक है ना? इन 2 प्लांट्स को क्रॉस किया। अब देखिए, टॉलनेस वाला फैक्टर मैंने पहले ही कहा, पेरेंट्स क्या होते थे? प्योर कैरेक्टर्स। और प्योर कैरेक्टर्स में हमेशा कौन सी कंडीशन होगी? जीनोटाइप कौन से कंडीशन में होगा? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? बताइए। फिर से क्वेश्चन सुनिए, अगर टॉल पी प्लांट है तो ये प्योर टॉल कैरेक्टर है, राउंड सीड है तो प्योर राउंड सीड, प्योर टॉल, इसमें जीनोटाइप होमोजाइगस होगा या हेटेरो? नहीं रवि बेटा, आप गलत बोल रहे हो। प्योर टॉल में होमोजाइगस कंडीशन होगा, मतलब दोनों फैक्टर्स सिमिलर। हाइब्रिड में हेटेरोजाइगस होगा। राउंड सीड्स के लिए अगर हम कैपिटल आर लिखेंगे तो होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर, ये मैं कल बोल रहा था। तो मान लीजिए ये मेल पेरेंट, मतलब इस प्लांट से पोलन ग्रेन्स लिए, ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। चलो सपोज ये फीमेल पेरेंट, मतलब इस प्लांट से कार्पल लिया, फीमेल गैमेट लिया।
ठीक है। टॉलनेस के फैक्टर को रिप्रेजेंट किया मेंडल ने कैपिटल टी से, क्योंकि प्योर कैरेक्टर है। प्योर कैरेक्टर का मतलब इसमें जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और राउंड सीड भी प्योर कैरेक्टर है। प्योर कैरेक्टर का मतलब इसका जीनोटाइप भी होमोजाइगस कंडीशन में होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको क्रॉस किया विद अ प्लांट जो डॉर्फ प्लांट था, डॉर्फनेस भी प्योर कैरेक्टर, तो स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन। रिंकल्ड सीड्स भी प्योर कैरेक्टर, तो रिंकल्ड सीड्स के लिए अगर राउंड सीड के लिए कैपिटल आर, तो रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। दोनों प्योर कैरेक्टर्स दोनों प्लांट्स में, इसलिए दोनों में होमोजाइगस कंडीशन। टॉलनेस के लिए होमोजाइगस कंडीशन और राउंडेड सीड वाले कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन। तो ये डबल होमोजाइगस, डबल होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब प्योर कैरेक्टर, ये आप याद रखिए। और ये वाला भी डबल डबल होमोजाइगस, ये भी डबल होमोजाइगस, डबल होमोजाइगस। हाँ रवि क्या बोल रहे हो? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल, मतलब क्या है ये? अब देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये मेल गैमीट्स बनाएगा तो 50% मेल गैमीट्स में एक कैपिटल टी जाएगा और एक कैपिटल आर जाएगा। सिमिलरली 50% मेल गैमीट्स में कैपिटल टी कैपिटल आर जाएगा। हाँ हाँ आप देखो तो सही। तो गैमीट्स जितने भी बनेंगे, ऑल द गैमीट्स विल बी कंटेनिंग, सारे गैमीट्स में, मेल गैमीट्स में दो टी में से एक ही टी होगा, दो आर में से एक ही आर होगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा गैमीट बनने के टाइम पे फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फैक्टर्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। कब? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो दो कैपिटल टी सेपरेट होंगे। 50% गैमीट्स में एक कैपिटल टी जाएगा, 50% गैमीट्स में दूसरा कैपिटल टी जाएगा। इसी तरह दो कैपिटल आर सेपरेट होंगे, एक कैपिटल आर एक गैमिट में जाएगा, दूसरा कैपिटल आर दूसरे गैमिट में जाएगा, लेकिन सारे मेल गैमिट्स ही होंगे। यहां पर भी सेम सीन, यहां पर भी गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे स्मॉल टी स्मॉल आर सेपरेट होगा। तो सारे गैमिट्स में क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल आर। तो गैमिट्स विल बी, फीमेल गैमिट्स विल बी कंटेनिंग स्मॉल टी स्मॉल आर। अब क्या होगा? मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स के साथ फ्यूज होंगे, देयरफॉर फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा, सीड बनेगा। उस सीड में एक तो ये कैपिटल टी होगा और यहां से स्मॉल टी होगा, यहां से कैपिटल आर और स्मॉल आर, राइट। जब इन सीड्स को जमीन में डाला जाएगा तो प्लांट्स आएंगे, वो प्लांट्स को हम बोलेंगे प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन वाले प्लांट्स। अब हमको क्या देखना है? ये प्लांट्स कैसे होंगे। अब देखिए, कैपिटल टी फैक्टर फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी है फैक्टर फॉर डॉर्फनेस। हमने कल ही बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस में टॉलनेस वाला फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर है, स्मॉल टी है डॉर्फनेस वाला फैक्टर, ये रिसेसिव है। तो टॉलनेस वाला फैक्टर बोले तो कैपिटल टी, डॉर्फनेस वाले फैक्टर को विच इज अ रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होने देगा, बट टॉलनेस वाला फैक्टर खुद एक्सप्रेस होगा। तो एक्सप्रेस होना मतलब ये खुद वाला इफेक्ट दिखाएगा। इसका खुद वाला इफेक्ट क्या है? टॉलनेस। देयरफॉर ये सारे प्लांट्स क्या होंगे? टॉल। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर राउंडेड सीड वाला फैक्टर है, स्मॉल आर रिंकल्ड सीड वाला फैक्टर है। राउंडेड सीड वाला फैक्टर रिंकल्ड सीड वाले फैक्टर पे भारी पड़ेगा, डोमिनेट करेगा रिंकल्ड सीड वाले फैक्टर को, मतलब स्मॉल आर को डोमिनेट करेगा। इसलिए राउंडेड सीड वाला फैक्टर मतलब कैपिटल आर एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस होना मतलब ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसका इफेक्ट क्या है?
राउंडेड सीड। तो ये सारे प्लांट्स F1 जनरेशन के कैसे होंगे? दे विल बी टॉल प्लांट्स विद क्या? विद राउंड सीड्स। टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। यहां तक मैंने आपको 3 लॉज बताए थे बेटा। एक था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स में रिपीट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। हर एक कैरेक्टर के पीछे 2 फैक्टर्स हैं। आप देखिए, टॉलनेस वाला कैरेक्टर है, इसके पीछे 2 फैक्टर्स है, 2 कैपिटल टीज। राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर है, इसके पीछे 2 फैक्टर्स हैं, 2 कैपिटल आर्स। सिमिलरली ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर, इसके पीछे 2 स्मॉल टी, तो 2 फैक्टर। रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर, इसके पीछे 2 स्मॉल आर, तो 2 फैक्टर। जब ये दोनों फ्यूज होके नया वाला F1 जनरेशन वाला प्लांट बनाएंगे, तो उसमें भी देखिए प्लांट हाइट के लिए 2 फैक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कंडीशन हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरो मतलब जब 2 फैक्टर्स एक जैसे नहीं होंगे। जब 2 फैक्टर्स कैसे होंगे बेटा? डिसिमिलर। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हो गया ना डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो F1 जनरेशन वाले प्लांट्स डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएंगे। और डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम डबल हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, राइट। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी को डोमिनेट करेगा, कैपिटल टी अपना इफेक्ट दिखाएगा, मतलब टॉलनेस वाला इफेक्ट, तो प्लांट्स टॉल होंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर को डोमिनेट करेगा, तो कैपिटल आर अपना इफेक्ट दिखाएगा। अपना इफेक्ट दिखाने का मतलब है, इसका इफेक्ट क्या है? राउंडेड सीड वाला इफेक्ट। तो मतलब प्लांट्स में राउंडेड सीड्स होंगे, है ना। तो टाइप फैक्ट गैमीट बनने के टाइम पे फैक्टर्स सेपरेट होंगे, राइट। लेकिन बाद में वो जाइगोट में फिर से एक साथ आएंगे पेयर्ड कंडीशन में। फिर क्या करते थे मेंडल? मेंडल इन F1 जनरेशन के प्लांट्स को करते थे सेल्फ पॉलिनेशन। उनको होने देते थे सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। एक काम कीजिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूं सेल्फ पॉलिनेशन। स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए जल्दी से। हाँ रवि बेटा, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रेट। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, तो अब हमारे पास F1 जनरेशन वाले प्लांट्स हैं। F1 जनरेशन बोले तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये कैसे प्लांट्स हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सारे प्लांट्स हैं टॉल विथ राउंड सीड्स। मेंडल ने इनको अब छेड़ा नहीं, इनको होने दिया सेल्फ पॉलिनेट। मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन को हम शॉर्ट में सेल्फिंग बोलते हैं, राइट। तो सेल्फिंग में होगा क्या कि फीमेल गैमिट्स भी बनाएगा ये प्लांट। ये टॉल राउंड सीडेड वाले प्लांट्स फीमेल गैमिट्स भी बनाएंगे, मेल गैमिट्स भी बनाएंगे। अब हमको देखना है कितने गैमिट्स बनाएंगे, फीमेल गैमिट कितने टाइप के बनेंगे। लेट मी, पहले मुझे देखने दीजिए। ये देखिए, हम ऊपर वाली लाइन में मेल गैमिट रखेंगे और वर्टिकल वाली लाइन में फीमेल गैमिट रखेंगे। इस साइन का मतलब है मेल, इस साइन का मतलब है फीमेल, राइट। देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, हमको देखना है कि इससे कितने टाइप्स ऑफ गैमिट्स बनेंगे। गैमिट निकालने का तरीका है बेटा, आप सीधे भी लिख सकते हो, आपको आएगा ये। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट करेंगे। हम लिखेंगे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इस कैपिटल टी के साथ हम लिखेंगे कैपिटल आर भी और स्मॉल आर। सिमिलरली स्मॉल टी के साथ लिखेंगे स्मॉल आर, कैपिटल आर। अब देखिए, एक गैमिट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, राइट, कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर,
चौथा बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। मतलब इस प्लांट से, इन F1 जनरेशन वाले प्लांट से फोर टाइप्स ऑफ व्हाट, फोर टाइप्स ऑफ फीमेल गैमीट्स बनेंगे एंड फोर टाइप्स ऑफ मेल गैमीट्स, फोर टाइप्स ऑफ मेल गैमीट्स। ठीक है ना? तो पहला वाला मेल गैमीट होगा जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर होगा, ये देखिए। दूसरा वाला मेल गैमीट होगा कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरा वाला मेल गैमीट होगा स्मॉल टी कैपिटल आर। एंड चौथा वाला मेल गैमीट होगा स्मॉल टी स्मॉल आर। राइट। सिमिलरली फीमेल गैमीट भी चार टाइप्स के होंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल आर, देन स्मॉल टी कैपिटल आर, देन स्मॉल टी स्मॉल आर। ये देखिए बेटा जी, ठीक है। हाँ, 9:3:3:1 आएगा, बिल्कुल एकदम आप सही बोले। हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन गैमीट्स का क्या होगा जब ये वाला फीमेल गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर वाला फीमेल गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो कंडीशन विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। तो ये कैसा होगा, इसमें टॉलनेस के दोनों फैक्टर्स, तो प्लांट होगा टॉल, है ना, एंड राउंड सीड के दोनों फैक्टर्स है, तो प्लांट विल बी टॉल हैविंग राउंड सीड्स। फिर देखिए दूसरा, यही वाला गैमेट, इसको इसके साथ फ्यूज करना है, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगेन इसमें दोनों फैक्टर्स टॉलनेस वाले हैं, तो टॉल प्लांट। और दो फैक्टर्स हैं इनमें, एक फैक्टर है राउंड सीड वाला और एक फैक्टर है रिंकल सीड वाला, लेकिन रिंकल सीड वाला फैक्टर रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। राउंड सीड वाला फैक्टर एक्सप्रेस होगा तो राउंड सीड्स आएंगे, तो इसके पास भी टॉल एंड राउंड सीड्स होंगे। फिर कैपिटल टी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, तो राउंड सीड वाले दो फैक्टर हैं, तो इसके पास राउंड सीड्स होंगे। लेकिन टॉलनेस वाला एक फैक्टर है, डॉर्फनेस वाला एक फैक्टर है, बट डॉर्फनेस वाला फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, टॉलनेस वाला फैक्टर एक्सप्रेस होगा, देयरफॉर ये टॉल प्लांट होगा। देन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डबल हेटेरोजाइगस है, ये भी टॉल एंड राउंड हो गया एक। फिर इसकी बारी आएगी, ये वाला फीमेल गैमीट, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैसा होगा ये, टॉल एंड राउंड। फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, ये कैसा होगा ये बताओ, इसमें टॉलनेस वाले दो फैक्टर हैं तो टॉल, लेकिन इसमें ड्वार्फनेस वाले दो फैक्टर हैं तो रिंकल सीड वाले दो फैक्टर हैं, तो ये रिंकल सीड्स प्रोड्यूस करेगा, टॉल एंड रिंकल सीड्स। फिर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ये टॉल प्लांट होगा और ये राउंड सीड्स प्रोड्यूस करेगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, ये टॉल प्लांट होगा और ये रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस करेगा। फिर कैपिटल टी, आप देख रहे हो, अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताओ, कैपिटल टी कैपिटल आर, अगेन ये टॉल होगा एंड इट विल प्रोड्यूस राउंड सीड्स। देन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, tall plant and it will produce round seeds. Then small t capital R, इसमें ड्वार्फनेस वाले दो फैक्टर हैं, तो ये ड्वार्फ प्लांट होगा एंड इट विल प्रोड्यूस द राउंड सीड्स। देन स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन ये ड्वार्फ प्लांट होगा
एंड इट विल प्रोड्यूस राउंड सीड्स, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आर है। फिर कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। टॉलनेस वाला एक फैक्टर, डॉर्फनेस वाला सॉरी एक फैक्टर, तो टॉल और राउंडेड सीड्स। कैपिटल टी, स्मॉल आर, ये भी टॉल, लेकिन ये रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, dwarf plant, and it will produce round seeds. Small t, small r, dwarf plant, and it will produce wrinkled seed. जैसा कि सत्यांशु ने बोला रेशो विल बी 9:3:3:1, वही हम देखेंगे बेटा जी, आप देखते जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे टॉल प्लांट्स जिनके पास राउंड सीड्स होंगे। राउंड सीड्स कितने होंगे ये मैं मार्क करूंगा। टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड हो गए 4, टॉल राउंड 5, टॉल राउंड 6, टॉल राउंड 7, टॉल राउंड 8, टॉल राउंड 9 होंगे टॉल एंड राउंड। फिर हम लिखेंगे टॉल प्लांट जिनके पास रिंकल्ड सीड्स होंगे। रिंकल्ड सीड्स कितने होंगे मैं दूसरे कलर से मार्क करूंगा बेटा, अच्छे से दिखाई देगा। टॉल एंड रिंकल्ड सीड्स वाले ये रहा टॉल रिंकल्ड एक, ये रहा टॉल रिंकल्ड दूसरा, और ये रहा टॉल रिंकल्ड तीसरा। यस, तो टॉल प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स ये कितने आए 3। फिर नेक्स्ट वन विल बी ड्वार्फ प्लांट हैविंग राउंड सीड्स। कितने आएंगे इनको मैं अलग कलर से मार्क करूंगा, आप देखिए। ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स काउंट कर सकते हैं। ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स, ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स नहीं, पहले ड्वार्फ प्लांट विद सॉरी राउंड सीड्स दिखेंगे। ये रहा ड्वार्फ प्लांट विद राउंड सीड्स एक, ये रहा ड्वार्फ प्लांट विद राउंड सीड्स 2, एंड ये रहा ड्वार्फ प्लांट विद राउंड सीड्स 3। लास्ट में ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स ये केवल एक ही आएगा, दैट इज 1। ये रहा फिनोटिपिक रेशो, जो दिखाई देगा उसको फिनोटिपिक रेशो बोलेंगे। phenotypic ratio, and phenotypic ratio is 9:3:3:1. Mendel's phenotypic ratio in case of dihybrid cross is 9:3:3:1. इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? हाँ, जीनोटिपिक रेशो आप काउंट कर सकते हो। कैपिटल टी, कैपिटल आर वाला क्या जीनोटाइप रहेगा, या उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो क्या आया था मुझे बताइए। काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो याद है जो मैंने कल बताया था? याद है क्या? जरा मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो बताइए फिर क्या था वो जीनोटिपिक रेशो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्या था? वेरी गुड, 1:2:1, 1:2:1 है ना। आप इसको काउंट ही मत कीजिए, करिए क्या आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो का 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1, तो क्या निकलेगा आप काउंट कर सकते हो। पहले इस 1 से तीनों को मल्टीप्लाई, 1 1s are 1 is 2, 1 2s are 2 is 2, 1 1s are 1 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, फिर 2 1s are 1 है ना। वेरी गुड। हाँ, फिर 1 से 1 1s are 1,
1 2 जा 2, 1 1 जा 1, यही है क्या? 1:2:1:2:4:1:2:1:2 यही था। जीनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था उसको स्क्वायर कीजिए, आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकल जाएगा। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो इन केस ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप काउंट भी करेंगे जीनोटाइप्स, टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर वाला जीनोटाइप कितनों में होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जीनोटाइप कितनों में होगा, वो आप काउंट करेंगे तो यही आएगा। ये तो पहली बात। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर मैं पिछले पेज पे जाऊं, पिछले पेज पे इधर आप देखिए बच्चे, हाँ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर क्या था, पेरेंटल जीनोटाइप क्या था, पेरेंटल जीनोटाइप देखिए, पेरेंटल जीनोटाइप था कैपिटल टी कैपिटल आर, और दूसरा जीनोटाइप था स्मॉल टी स्मॉल आर, है ना। अब देखिए ये वाले पेज पे जो हमने अभी किया, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। हाँ हाँ जी बेटा, मैं यहां लिखूंगा, मेरे पास जगह कम है तो आई विल राइट हेयर। इधर देखिए, पेरेंटल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, पेरेंटल कैरेक्टर्स कितने, पहले हम लिखेंगे डोमिनेंट, डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर वाले प्लांट कितने, बताइए डोमिनेंट वाले कितने। डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर, सॉरी, टॉल राउंड, ये एक पेरेंट का फिनोटाइप था ना, तो वो कितने, 9। फिर मुझे बताइए रिसेसिव वाला पेरेंटल कैरेक्टर कितनों में, रिसेसिव क्या था, ड्वार्फ रिंकल्ड, रिसेसिव वाला कितना, 1। जो ये दो नए निकले, टॉल, टॉल के साथ पेरेंट में राउंड था, रुकिए बेटा मैं रिफ्रेश करता हूं। हाँ दिव्या बेटा, अभी आया क्या? हाँ दिव्या, दिव्या बेटा अभी आया क्या आपका लेक्चर? अच्छा आवाज आ रही है ना? हाँ दिव्या, सत्यांशु, रवि, बेटा आपको तीनों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ दिव्या बेटा आपको आवाज आ रही है? दिव्या का शायद नेटवर्क वीक हो गया। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू ही करूंगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स वाले कितने प्लांट, डोमिनेंट मतलब टॉल राउंड वाले कितने, 9, और ड्वार्फ रिंकल्ड वाले कितने, 1। तो ये जो बाकी बचे ये क्या है, टॉल, पेरेंट में टॉल के साथ क्या था पहले, राउंड, अब टॉल के साथ क्या आया, रिंकल्ड, डॉर्फ के साथ क्या था, रिंकल्ड, अब डॉर्फ के साथ क्या आया, राउंड। बेटा जी इनको हम बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट्स। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको पेरेंटल कैरेक्टर्स के अलावा रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स भी मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने, हाँ जी रिकॉम्बिनेंट्स कितने, टॉल रिंकल्ड वाले 3, ड्वार्फ राउंड वाले 3, 3 और 3 कितना हुआ, 6।
रिकॉम्बिनेंट्स 6, समझ आई ना? रिकॉम्बिनेंट्स 6 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब देखिए टोटल कितने थे, 9 और 3 और 3 और 1, 16, 16 है ना? 16 में से 6 रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स कितने, 6 आउट ऑफ 16। तो बता मुझे परसेंटेज कितना हुआ ये, परसेंटेज कितना हुआ, 6 आउट ऑफ 16 कितना परसेंट? 37.5%। हाँ है ना? 6 आउट ऑफ 16 रिकॉम्बिनेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट्स, अब जो भी है मैंने लिख दिया, रिकॉम्बिनेंट 6/16 इंटू 100, तो रिकॉम्बिनेंट्स निकले यहां पर 37.5%। और बाकी क्या निकले, 37.5% रिकॉम्बिनेंट्स, बाकी क्या, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको कोई बोलेगा ठीक है 100 में से 37.5 माइनस करो, उतने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स निकले, लेकिन मुझे आप बताइए दोनों डबल रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट कितने निकलेंगे? डबल रिसेसिव मतलब जिसमें ड्वार्फ और रिंकल सीड्स होंगे, वो 16 में से एक ही है ना? जरा वो देखो 16 में से एक कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ? 16 में से एक 1 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हुआ? 1 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना हुआ? अरे भाई बताओ, 6.25%। तो ड्वार्फ रिंकल्ड मतलब डबल डबल रिसेसिव कैरेक्टर वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मैं यहां पर लिखता हूं डबल रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। डबल रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंटल कितना निकला, 1 आउट ऑफ 16 इंटू 100, दैट इज 6.25%। इसी तरह आप डबल डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर निकाल सकते हो। वो कितने हैं, 9, 9 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो भी आप निकाल सकते हो। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने परसेंट निकलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, 37.5%। और पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कितने निकलेंगे, 37.5 माइनस कर दो 100 में, वो आपका आएगा। बताइए बेटा, इसमें एनी डाउट? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ रवि बेटा, रवि स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए भाई, फिर ठीक है। दिव्या का शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया, हम चलते हैं आगे। हाँ दिव्या, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बेटा दिव्या, शायद नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा, इस डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को क्या पता चला, वो हम देखेंगे। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द डायहाइब्रिड क्रॉस, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने एक लॉ डिड्यूस किया था, उस लॉ का नाम था, क्या था वो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
दो लॉज। इसी तरह इससे क्या डिड्यूस किया इन्होंने, कंक्लूजन में इन्होंने काफी सारा कंक्लूजन लिया, और उस कंक्लूजन को बाद में वो तीन साइंटिस्ट, एक्चुअली लॉज उन्हीं तीन साइंटिस्ट ने बनाए थे, मेंडल ने बस कंक्लूजन्स लिखे थे। लॉज बाद में उन तीन साइंटिस्ट ने बनाए थे, जिनको हम बोलते हैं रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म। समझ रहे बात? तो अब हम बाय डिफॉल्ट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि काम तो बेसिकली उन्होंने ही किया ना। तो क्या लॉ इन्होंने निकाला, क्या कंक्लूजन इन्होंने निकाला? A law was deduced from this dihybrid cross. The name of the law is law of independent assortment. बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ध्यान से सुनना, मैं आपको मतलब मैं ना लेमैन्स लैंग्वेज में, इलिटरेटों की लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है? डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने पहले क्या लिया था? टॉल प्लांट, जो हमने अभी लिखा, क्या था वो? टॉल प्लांट हैविंग राउंड सीड्स। इसको हमने क्रॉस किया था विद डॉर्फ प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड्स। यही किया था ना? F1 जनरेशन में हमको मिले क्या? सारे टॉल प्लांट्स हैविंग राउंड सीड्स। ये F1 जनरेशन वाले प्लांट्स थे। फिर इनका सेल्फिंग किया, और सेल्फिंग के बाद ध्यान से सुनना, टॉल प्लांट्स जिनके पास राउंड सीड्स थे, ये कितने निकले? 9। डॉर्फ प्लांट्स जिनके पास राउंड सीड्स थे, वो कितने निकले? 3। फिर टॉल प्लांट्स एक मिनट, टॉल प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, ये कितने निकले? 3। एंड ड्वार्फ प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स, ये कितने निकले? 1। यही था रेशो, 9:3:3:1। अब इसमें से हमने क्या बोला? ये टॉल राउंड वाले 9 और डॉर्फ रिंकल्ड वाले जो 1 है, दीज आर पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना? पैरेंटल बाकी जो थे टॉल रिंकल्ड और डॉर्फ राउंड वाले जो थे, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स। ये 3, ये रिकॉम्बिनेंट्स, ये 3, ये भी क्या? रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है ना? रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बने? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पैरेंटल कॉम्बिनेशन में टॉलनेस वाला फैक्टर क्या था? कैपिटल टी, और राउंड सीड वाला फैक्टर क्या था? कैपिटल आर। डॉर्फनेस वाले में स्मॉल टी नियर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये वाले टॉल रिंकल्ड में क्या आया? कैपिटल टी। ध्यान से सुनना, कैपिटल टी रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। और ऐसा भी हो सकता है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल आर। टॉल रिंकल्ड कैपिटल टी स्मॉल आर भी हो सकता है। कैपिटल टी स्मॉल आर भी हो सकता है।
और ये वाला रिकॉम्बिनेंट देखो, डॉर्फ के लिए क्या होगा, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी से कभी डॉर्फ नहीं आएगा। और राउंड सीड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यही सीन होगा ना। हाँ जी, ध्यान से तुम देखो, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में कैपिटल टी के साथ हमेशा क्या होता था, इधर देखो, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में कैपिटल टी के साथ हमेशा क्या होता था, कैपिटल आर, है ना। टॉलनेस के साथ हमेशा कौन सा, राउंड सीड। ड्वार्फनेस के साथ हमेशा रिंकल्ड सीड, मतलब स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, या स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर छोड़ दो, ड्वार्फनेस के साथ रिंकल्ड वाला कैरेक्टर, टॉलनेस के साथ राउंड सीड वाला कैरेक्टर। बट रिकॉम्बिनेंट्स में देखो, डॉर्फनेस के साथ होना चाहिए था क्या, रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर, लेकिन आया क्या, राउंड। इसी तरह टॉलनेस, अगर पेरेंट को देखे तो टॉलनेस के हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से टॉलनेस के साथ राउंड सीड वाला फैक्टर होना चाहिए था, राउंड सीड वाला कैरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन आया क्या, रिंकल्ड। तुम लोग समझ रहे हो ना। पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देखो, टॉलनेस के साथ क्या है, राउंड, डॉर्फनेस के साथ क्या है, रिंकल्ड। अब अगर हम रिकॉम्बिनेंट्स को देखेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स में टॉलनेस के साथ रिंकल्ड भी है ना। तो मतलब टॉलनेस के साथ राउंड सीड वाला कैरेक्टर भी आ सकता है, रिंकल्ड सीड वाला भी आ सकता है। डॉर्फनेस के साथ राउंड सीड वाला फैक्टर भी, कैरेक्टर भी आ सकता है, रिंकल्ड सीड वाला भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, फैक्टर्स फॉर टॉलनेस, फैक्टर्स फॉर टॉलनेस एंड सीड शेप। कौन सा सीड शेप, राउंड सीड शेप। फैक्टर फॉर टॉलनेस एंड राउंड सीड शेप, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि टॉलनेस के कैरेक्टर के साथ राउंड सीड वाला कैरेक्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉलनेस के कैरेक्टर के साथ हमेशा राउंड सीड वाला कैरेक्टर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा अभी टॉलनेस के कैरेक्टर के साथ रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर भी आ चुका है रिकॉम्बिनेंट में। तो फैक्टर फॉर टॉलनेस एंड राउंड सीड शेप इज इंडिपेंडेंट। सिमिलरली फैक्टर्स फॉर dwarfness and wrinkled seed shape, ये दोनों भी क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब डॉर्फनेस के फैक्टर के साथ हमेशा रिंकल्ड सीड वाला फैक्टर नहीं आएगा, डॉर्फनेस के फैक्टर के साथ, डॉर्फनेस के कैरेक्टर के साथ राउंड सीड वाला कैरेक्टर भी आ सकता है, एज ए सीन इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। डॉर्फनेस के साथ राउंडनेस वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। तो मतलब यह है कि टॉलनेस और डॉर्फनेस क्या है, ये दोनों क्या है, प्लांट हाइट। राउंड सीड शेप और रिंकल्ड सीड शेप, ये दोनों क्या है, सीड शेप। तो हम बोल सकते हैं क्या, फैक्टर्स फॉर प्लांट हाइट एंड सीड शेप, फैक्टर्स फॉर प्लांट हाइट एंड सीड शेप, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हमेशा नहीं रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भैया, दे आर इंडिपेंडेंट। इसीलिए ये फ्यूचर जनरेशंस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट चले जाते हैं। फ्यूचर जनरेशन सेल्फिंग के बाद आएगा, इसीलिए टॉलनेस वाला कैरेक्टर राउंड सीड वाले कैरेक्टर के साथ भी इनहेरिट हो सकता है फ्यूचर जनरेशंस में, और रिंकल्ड सीड वाले कैरेक्टर के साथ भी इनहेरिट हो सकता है। इनहेरिट मतलब आगे जाएगा। सिमिलरली डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर हमेशा राउंड सीड के कैरेक्टर के साथ या रिंकल्ड सीड के कैरेक्टर के साथ इनहेरिट नहीं होगा।
इसकी अपनी मर्जी है भाई, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है। डॉफनेस वाला कैरेक्टर आजाद है, इंडिपेंडेंट है, इसकी मर्जी हो गई तो ये राउंड सीड वाले कैरेक्टर के साथ भी इनहेरिट होगा और रिंकल सीड वाले कैरेक्टर के साथ भी इनहेरिट होगा। समझ आई बात? तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये फैक्टर्स, दो कैरेक्टर्स वाले फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कैरेक्टर हमने दो पढ़े, सीड शेप और प्लांट हाइट। ये दोनों कैरेक्टर्स के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अब हम ये असॉर्ट देखेंगे। व्हाट डज असॉर्ट मीन? अच्छा मुझे आप बताओ, सॉर्टिंग मतलब क्या है? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग अंग्रेजी वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? सॉर्ट मतलब अरेंज होना, असॉर्ट भी मतलब अरेंज होना। तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस में पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, दे असॉर्ट देमसेल्व्स, वो खुद को असॉर्ट करते हैं आने वाली जनरेशंस में, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं। समझ आई बात? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये समझ आ रहा है ना? हाँ, तो मैं स्टेटमेंट दूंगा किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट two pairs of characters in a plant, pea plant, assort themselves independent of each other in the new generation. Two pairs of characters in a dihybrid cross in F2 generation of plants assort independent of each other in the new generations. This law states that this law states that the two pairs of characters of pea plants assort themselves, एक दूसरे को अरेंज नहीं करेंगे, खुद को अरेंज करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब राउंड सीड वाला कैरेक्टर टॉलनेस वाले कैरेक्टर के साथ भी असॉर्ट होगा और डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर के साथ भी असॉर्ट होगा। सिमिलरली रिंकल्ड सीड वाला कैरेक्टर टॉलनेस के साथ असॉर्ट होगा और डॉर्फनेस के साथ भी असॉर्ट होगा। असॉर्ट होने की वजह से ही रिकॉम्बिनेंट्स पैदा होते हैं। अगर असॉर्टमेंट नहीं होता इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो रिकॉम्बिनेंट्स कभी प्रोड्यूस नहीं होते। समझ आई बात? ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट अगेन बेटा ले लो, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे जाऊंगा। ग्रेट। आप बिल्कुल ऐसा डायहाइब्रिड क्रॉस वाला सीन बाकी सारे पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर समझ आ गया तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, अब देखिए, मेंडल ने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में कुछ और भी क्रॉसेस किए। हाँ, कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं तो अगर समझ आएगा तो आप कर लीजिए। काफी सारे क्रॉसेस और किए मेंडल ने, उनमें से एक क्रॉस था बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, तो क्या है बैक क्रॉस? ध्यान दीजिए। व्हेन एन F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन में हाइब्रिड ही होगा ना, हेटेरोजाइगोट ही होगा, हाइब्रिड ही होगा। व्हेन एन F1 हाइब्रिड is crossed with any of the two parents, with any of the two parents,
When an F1 hybrid is crossed with any of the two parents, the cross is known as back cross. F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो इस क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोलेंगे. अब देखो, यही मैं टॉल और डॉर्फ का एग्जांपल लूंगा. हमारे पास टॉल प्लांट, टॉल पी प्लांट और टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया डॉर्फ पी प्लांट के साथ, राइट. जब इनको क्रॉस किया तो ये निकला हमारा टॉल पी प्लांट. टॉल प्लांट्स बहुत सारे निकलेंगे इन विच जनरेशन? F1 जनरेशन. तो अगर हम F1 हाइब्रिड को, ये F1 हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड टॉल है, या F1 जनरेशन वाले प्लांट है, तो अगर F1 जनरेशन वाले प्लांट को, ध्यान से सुनना, इस पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए या इस पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए, द क्रॉस इन विच F1 plant is crossed with either of the two parents, the cross is known as back cross. अब देखो, बैक क्रॉस बेटा दो टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस एंड सेकंड वन इज आउट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1 is crossed with dominant parent, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट के साथ इसको क्रॉस किया जाए. और आउट क्रॉस का मत, सॉरी, रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए. आउट क्रॉस का मतलब है व्हेन F1 offspring is crossed with the parent having dominant character. मतलब अगर ये वाला हम देखें, इस F1 टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया जाए तो डॉर्फ डोमिनेंट है कि रिसेसिव? रिसेसिव. तो ये वाला बन गया हमारा टेस्ट क्रॉस. और अगर इसको डोमिनेंट के साथ क्रॉस किया जाए तो ये वाला हमारा बन गया आउट क्रॉस. समझ आई बात? इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? अब देखो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर F1 ऑफस्प्रिंग को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए, व्हेन F1 ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट पेरेंट, तुम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि टॉल पी प्लांट जो F1 पी प्लांट है, F1 जनरेशन का प्लांट है, इसका जीनोटाइप क्या है. वी डोंट नो. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. हमको पता नहीं इस टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप क्या है. इसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है. वी डोंट नो, हमको पता ही नहीं है. समझ रहे हो बात? हमको इसका जीनोटाइप मालूम करना है. हाँ, टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप हमको पता है, इट इज कैपिटल टी. डॉर्फ पी प्लांट का जीनोटाइप हमको पता है, इट इज स्मॉल टी. राइट? तो हमको इसका जीनोटाइप भाई मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया है. इट कैन बी आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. व्हेन F1 is crossed with recessive charactered parent, when F1 is crossed with recessive character parent, when F1 is crossed with recessive character parent, चलिए इस टॉल पी प्लांट को हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ. रिसेसिव पेरेंट क्या है? डॉर्फ पी प्लांट. और डॉर्फ पी प्लांट का हमको पता है जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी. सपोज, फर्ज करो, सपोज, लेट इसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो, तो
ऑफस्प्रिंग क्या निकलेगा भाई, बताओ मुझे। इस F1 प्लांट से 2T में से 1T आएगा, पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से 2t में से 1t आएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा वो होगा कैपिटल T स्मॉल t, इट विल बी टॉल, राइट। लेकिन सपोज सपोज अगर इस F1 टॉल प्लांट का जीनोटाइप होगा सपोज कैपिटल T स्मॉल t, और इसको हमने पेरेंट के साथ, किस पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट बोले तो डॉर्फ पेरेंट के साथ क्रॉस किया स्मॉल t के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा। इधर देखिए बेटा, इसके दो गैमेट्स निकल सकते हैं, हाफ ऑफ द गैमेट्स विल बी कैपिटल T, हाफ ऑफ द गैमेट्स विल बी स्मॉल t, और ये बस एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा स्मॉल t। ये स्मॉल t फ्यूज हो गया तो ऑफस्प्रिंग विल बी स्मॉल t। ये कैपिटल T फ्यूज हो गया तो ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल T। समझ आई बात। तो ये होगा ड्वार्फ और ये वाला होगा टॉल। टॉल ड्वार्फ कितने निकलेंगे, 50-50। तो ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलूंगा। हमको इस F1 प्लांट का जीनोटाइप मालूम करना है। हमको पता है कि ये टॉल है, हमको इसका जीनोटाइप मालूम करना है। तो जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं, आउट क्रॉस नहीं करते। फिर से बता रहा हूं, in order to find the genotype of the F1 plant, Mendel used to test cross it. मेंडल क्या करते थे, उसका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब मेंडल उस F1 प्लांट को क्रॉस कराते थे रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट के साथ। अब यहां पर हमने एग्जांपल में क्या लिया है, टॉल डॉर्फ। तो F1 प्लांट क्या है, टॉल। हमको पता है कि ये टॉल है, दिख रहा है, लेकिन हमको इसका जीनोटाइप मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब डॉर्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, राइट। तो डॉर्फ पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल टी, इसका हमको मालूम करना है। अगर अगर ऑफस्प्रिंग सारे टॉल निकले, इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, तो हमको पता चल गया कि इस F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। लेकिन अगर ऑफस्प्रिंग्स 50% टॉल 50% डॉर्फ आए, तो हमको पता चल गया कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ, समझ आया। If we have to determine the what, if we have to determine the genotype of F1 plant, F1 plant का जीनोटाइप मालूम करना है, what we will do, we will test cross it, हम इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। एंड इफ इन अ टेस्ट क्रॉस, अगर इस टेस्ट क्रॉस में 50% डोमिनेंट कैरेक्टर आया, 50% रिसेसिव कैरेक्टर, यहां पर डोमिनेंट टॉल होगा, रिसेसिव डॉर्फ होगा। अगर इस टेस्ट क्रॉस में ऑफस्प्रिंग्स 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले निकलेंगे, 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाले निकलेंगे, देन हम बोलेंगे कि इस F1 प्लांट का जीनोटाइप कैसा था, हेटेरोजाइगस। और अगर टेस्ट क्रॉस में, इस F1 प्लांट के टेस्ट क्रॉस में 100% प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टर वाले निकले, तब हम बोलेंगे इस F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस। तो मेंडल यही काम करता था, F1 प्लांट्स का जीनोटाइप मालूम करने के लिए वो टेस्ट क्रॉस करता था। समझ रहे हैं बात। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखना है, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर। इन ऑर्डर टू, जो हमने किया बस वही लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू फाइंड द जीनोटाइप
of F1 offspring. F1 offspring. Mendel used to test cross it. Mendel used to test cross it. If all the plants, all the offsprings of the test cross were having dominant character, then F1 plant will be having कौन सा? homozygous genotype. But if 50% offsprings of the test cross were having dominant and 50% were having recessive characters, then F1 plant will be having heterozygous genotype. ये बेटा जो मैंने आपको टेस्ट क्रॉस बताया उसकी कहानी है. ठीक है ना ये? अब देखो टेस्ट क्रॉस हमने किया लेकिन हमने मोनोहाइब्रिड वाला टेस्ट क्रॉस किया. जरा हम डाइहाइब्रिड वाला टेस्ट क्रॉस देखें. Let us consider a dihybrid test cross. Dihybrid test cross. Dihybrid test cross मतलब चलिए हमने टॉल पी प्लांट लिया. इस टॉल पी प्लांट में राउंड सीड्स थे और हमने इसको क्रॉस कराया डॉर्फ पी प्लांट के साथ जिसमें रिंकल्ड सीड्स थे. अभी हमने ये किया तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हमारे निकले वो सारे प्लांट्स टॉल थे और उनमें राउंड सीड्स थे. तो हमको पता नहीं इस F1 जनरेशन वाले प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है. हम क्या करेंगे, इनका करेंगे टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करेंगे. ये हो गया टेस्ट क्रॉस, राइट. तो टेस्ट क्रॉस में क्या निकलेगा? अगर 50% कहां निकलेंगे? यहां 50% थोड़ी निकलेंगे. करेंगे हम इसको, रुकिए 1 मिनट देखिए. तो हम ऐसे करेंगे. F1 प्लांट कैसा है? टॉल और राउंड. इसको हमने क्रॉस किया किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ जिसके पास ड्वार्फ रिंकल वाला फिनोटाइप था, राइट. तो ड्वार्फ रिंकल के लिए हम क्या लिखते हैं? स्मॉल टी स्मॉल आर. ये लिखते हैं ना जी. ये बस एक ही टाइप के गैमेट्स बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, क्योंकि होमोजाइगस डबल होमोजाइगस है. ठीक है. अब देखो सपोज ये
डबल हेटेरोजाइगस था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाएगा। One type of gamete will be capital T capital R. Another type of gamete will be capital T small r. Another type of gamete will be small t capital R. Another type of gamete will be small t small r. अभी हमने देखा ना, अगर डबल हेटेरोजाइगस है तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाएगा। सोचो जरा, अगर ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज हो गया तो कंडीशन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा? टॉल राउंड। अगर ये और ये होगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर, ये होगा टॉल रिंकल्ड। ये और ये फ्यूज होगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा डॉर्फ राउंड। और ये फ्यूज होंगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये टॉल राउंड मैं यहां लिखूंगा, टॉल राउंड कितने? एक। फिर टॉल रिंकल्ड कितने? एक। फिर ड्वार्फ राउंड कितने? एक। फिर ड्वार्फ रिंकल्ड ये भी कितने? एक। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूंगा 4 में से एक टॉल राउंड तो परसेंटेज कितना हुआ? 25%। 4 में से एक टॉल रिंकल्ड तो कितना हुआ परसेंटेज? 25%। 4 में से एक डॉर्फ राउंड तो परसेंटेज कितना हुआ? 25%। 4 में से एक डॉर्फ रिंकल्ड तो इसका परसेंटेज कितना हुआ? 25। तो अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अगर 50-50 परसेंटेज निकला, 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाला और 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाला, तो हम बोलेंगे जो F1 प्लांट था उसका जीनोटाइप कैसा था? हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला जीनोटाइप। लेकिन अगर डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लिखेंगे, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में बेटा जी, अगर डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आप देखिए, अगर डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 25% डबल 25% डबल डोमिनेंट वाला कैरेक्टर निकला, 25% डबल रिसेसिव वाला कैरेक्टर निकला, 25% रिकॉम्बिनेंट निकला और 25% दूसरा रिकॉम्बिनेंट निकला, तब हम बोलेंगे कि जो F1 प्लांट था, F1 प्लांट एक हाइब्रिड प्लांट था, उसमें हेटेरोजाइगस डबल हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा। लेकिन अगर इसमें होमोजाइगस जीनोटाइप होता, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर, तब कैपिटल टी कैपिटल आर वाला गैमेट आता, तब सारे प्लांट्स क्या आते? टॉल राउंड। सारे प्लांट्स में डोमिनेंट कैरेक्टर होता। बताओ समझ आया? तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो 1:1, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो 1:1:1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो में 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स, 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट्स। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो में 25% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स, डबल डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स, 25% डबल रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट्स और 25% रिकॉम्बिनेंट और 25% दूसरा रिकॉम्बिनेंट। मतलब यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। टोटल परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज हाउ मेनी? 25 और 25% कितना हुआ? 50%। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले केस में हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कितने निकले थे? 37.5%। ये आप याद रखियो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज 37.5% और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो में रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज निकलेगा 50%। दो तरह के रिकॉम्बिनेंट्स निकलेंगे तो 25% ईच। इज इट ओके? कोई दिक्कत है इसमें? एनी डाउट इन दिस? हाँ जी बेटा, एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। ग्रेट।
ये था मेंडल का इनहेरिटेंस प्लान जो उन्होंने दिखाया। ठीक है, मेंडल के बाद भी काफी सारे साइंटिस्ट ने काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने काफी सारे लॉज, काफी सारे रेशियोज, काफी सारे क्रॉसेस बताए। जो काम मेंडल के बाद हुआ ना बेटा, उस काम को हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या? या पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। बाद मेंडल के बाद, मेंडल का काम रिडिस्कवर होने के बाद, मतलब 1900 एडी में इसका काम रिडिस्कवर हुआ था। रिडिस्कवर किसने किया था? कार्ल कोरेंस, वो एरिक वॉन शर्मैक एंड ह्यूगर डिवेरिस ने। क्योंकि ये तो मरा था ना 1884 में, इसका काम अननोटिस्ड रहा था। बाद में वो रिडिस्कवर हुआ, इन तीन साइंटिस्ट ने किया। रिडिस्कवर होने के बाद बहुत सारे लॉज बने। मैंने आपको 4 लॉज बताए: लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। राइट। लेकिन 1900 एडी के बाद, मेंडल की रिडिस्कवरी के बाद भी बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई। उनको हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बेटा जी क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जाता है, पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने नीट का एग्जाम दिया था क्या? सत्यांशु, रवि वर्मा? नहीं। हाँ, रवि। चलो कोई बात नहीं। हाँ, दिया था। कितना स्कोर आया बेटा आपका? 350। फर्स्ट ईयर में 350, मतलब पोटेंशियल है। हाँ सत्यांशु बेटा, आपका फर्स्ट ईयर है, कोई बात नहीं। रवि, पोटेंशियल है मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी तैयारी होती तो आपका 500 क्रॉस कर दिया होता। चलिए कोई बात नहीं। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जीन इंटरैक्शन। बहुत खतरनाक। खतरनाक मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त चीज जिसको डिस्कवर किया गया, जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन। या हम ऐसा बोलेंगे, deviations from। हाँ जी बेटा, लॉकडाउन से काफी लोगों का नुकसान हुआ। deviations from Mendelian behavior। deviations from Mendelian behavior। अभी हम पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं, मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला था एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। हर एक कैरेक्टर 2 फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। मेंडल ने बोला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है फैक्टर्स की F2 जनरेशन में ड्यूरिंग डायहाइब्रिड क्रॉस। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, वो एक दूसरे के बगैर ही गैमीट्स में आने वाले जनरेशंस में असॉर्ट होते। ये चीजें बोली थी ना मेंडल ने। अगर इनका कोई एक्सेप्शन आया तो हम बोलेंगे कि मेंडल्स बिहेवियर, प्लांट ने, एनिमल ने मेंडल्स का बिहेवियर डिविएट कर दिया। मतलब एक्सेप्शंस हैं ये, इसके लिमिटेशंस। क्या है पहला? सबसे पहला आप देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शन या डिविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन बिहेवियर। सबसे पहला मैं लिखूंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर सेकंड वन, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। फिर थर्ड वन, मल्टीपल एलीलिज्म।
मल्टीपल अलीलिज्म, राइट। ये तीनों जो मैंने लिखे, दीज आर इंट्रा जीनिक इंटरैक्शंस। मतलब क्या है इंट्राजीनिक इंटरैक्शंस का, हम आपको समझाते हैं। देखिए भाई, मेंडल के अकॉर्डिंग हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स? टू फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो मतलब फैक्टर्स को आजकल जीन्स बोला जाता है, मेंडल ने कहा था फैक्टर्स या जर्मिनल यूनिट्स। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, यहां पर लिखता हूं एवरी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स भी लिख सकता हूं, कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स या फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट। प्लांट हाइट किस में? पी प्लांट में। प्लांट हाइट इन पी प्लांट, कैरेक्टर है प्लांट हाइट इन पी प्लांट। ये कंट्रोल होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। एक फैक्टर का नाम कैपिटल टी, दूसरे फैक्टर का नाम स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, कैपिटल टी, देन हाइट विल बी लार्ज, टॉल प्लांट। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो ड्वार्फ। लेकिन ये इस कंडीशन में भी आ सकता है बेटा, तब भी टॉल ही होगा, लेकिन कौन सा टॉल होगा? हेटेरोजाइगस टॉल, ये हम देख चुके हैं। तो हर कैरेक्टर के पीछे दो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। ये जो दो फैक्टर्स है ना बेटा जी, दो फैक्ट कैपिटल टी, इनको बेटा हम बोलते हैं अलील्स या अलीलोमॉर्फ्स। अलीलोमॉर्फ्स, राइट। तो हम ये बोलेंगे प्लांट हाइट एक जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन के कितने अलील्स हैं? दो। एक अलील कैपिटल टी, दूसरा अलील स्मॉल टी। समझ रहे हो बात? फिर से बोलूंगा, प्लांट हाइट, पी प्लांट में प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ये एक जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन के दो अलीलोमॉर्फ्स हैं। अलीलोमॉर्फ्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। कैपिटल टी एक फॉर्म ऑफ जीन, स्मॉल टी दूसरा फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन है प्लांट में, पी प्लांट में, जो प्लांट हाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जीन बेटा, इस जीन के दो चेहरे हैं, इस जीन के दो फॉर्म्स हैं। उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन को हम बोलते हैं अलीलोमॉर्फ्स। मैं यहां पर लिखूंगा अलीलोमॉर्फ्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। एक जीन के डिफरेंट फॉर्म्स, यूजुअली एक जीन के कितने फॉर्म्स होते हैं? दो ही फॉर्म्स होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। प्लांट हाइट का कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सीड शेप का कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, फ्लावर कलर का कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, है ना। तो मेंडल ने यही बताया कि हर एक कैरेक्टर के पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, उन दो फैक्टर्स को हम अलील्स बोलते हैं या अलीलोमॉर्फ्स बोलते हैं। या हर एक फैक्टर, हर एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, उन दो फॉर्म्स को हम बोलते हैं अलीलोमॉर्फ्स, राइट। अब देखिए, इंट्राजीनिक इंटरेक्शन का मतलब है इंटरैक्शन बिटवीन, ध्यान से सुनना, ये बिटवीन टू अलील्स, बिटवीन टू नहीं लिखूंगा, बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन, बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन, इंटरैक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन। अगर एक जीन है, मान लो एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल एक जीन है, उस जीन का नाम है एक्स। एक्स जीन के दो फॉर्म्स हैं, X1 X2। ये X1 एंड X2 आपस में कुछ इंटरेक्शन दिखाते हैं, आपस में कुछ इंटरेक्ट करते हैं।
इनके इंटरैक्ट होने से मेंडल का डायहाइब्रिड रेशो, सॉरी मेंडल का जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो वैरी होता है. तो इंटरैक्शन बिटवीन अलील्स ऑफ द सेम जीन रिजल्टिंग इन, यहां लिखूंगा, रिजल्टिंग इन variation in Mendel's ratios. Mendel's जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो वैरी होता है. एग्जाम्पल में मैंने कहा एक जीन है जीन एक्स के दो फॉर्म्स बेटा, X1 एंड X2. X1 एंड X2 एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वेरिएशन आएगा रेशियोज में. या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पी प्लांट में प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, वो प्लांट हाइट एक जीन से कंट्रोल होती है. उस जीन का नाम, चलिए उस जीन का नाम है टी. इस टी के दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर रेशो में कुछ वेरिएशन आएगा तो हम बोलेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के साथ कौन सा इंटरेक्शन दिखा दिए, इंट्रा मतलब अंदर. एक ही जीन के दो अलील्स जब आपस में इंटरेक्शन दिखाएंगे. समझ लिए बात? तो इंट्राजीनिक इंटरेक्शन में हमको पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलीलिज्म. ये पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा इंटरजीनिक इंटरेक्शन. इंटरजीनिक इंटरेक्शन मतलब जब इंटरेक्शन होगा अलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स के बीच में, दो अलग अलग जीन्स, उनके बीच में, उनके अलील्स के बीच में इंटरेक्शन. उस जीन इंटरेक्शन को हम बोलेंगे इंटरजीनिक इंटरेक्शन. इंटरजीनिक इंटरेक्शन में हमको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, पिलियोट्रॉपी एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है ना? तो फिलहाल आप इस चीज को याद रखिए. इंट्राजीनिक इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन. इस इंटरेक्शन की मदद से जो रैशोज आते हैं, जो मेंडेलियन रैशोज, फिनोटिपिक रैशोज वगैरह, उनमें वेरिएशन आती है. इंट्राजीनिक इंटरेक्शन में हमको पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलीलिज्म. राइट? इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी हम अगली क्लास में बताएंगे. स्क्रीनशॉट लेके आप निकल लीजिए. हाँ जी बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय. ओके बेटा, थैंक यू.